नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी से कर रहा हूं। जी हां, पीएम मोदी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है ये फैसला आनन फानन में लिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी ने अचानक से अपने जो चुनावी रैलियां हैं उसको बढ़ा दी और चुनावी रैलियां बढ़ने का मतलब ये है कि पीएम मोदी को ये पता चल चुका है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से चुनावी रणनीतियां राहुल और प्रियंका बना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की रणनीतियां बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, मेरे पास जो खबर है वो खबर बहुत बड़ा जो है इशारा कर रही है, सियासी संकेत वो दे रही है। और खबर देखिए क्या है, आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मैं जो खबर बता रहा हूँ, खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक 23 रैलियां कर चुके हैं और खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं कि 3 से 4 दिन के अंदर वो 10 रैली करने वाले हैं। जी हाँ, 3 से 4 दिन के अंदर वो 10 रैलियां करने वाले हैं और ये एक राज्य में नहीं बल्कि 3 से 4 राज्य में बताए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पीएम मोदी 3 से 4 राज्य में इतनी बड़ी रैलियां करने वाले। इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी ने अपनी चुनावी स्थितियों को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। अगर देखा जाए तो जिस तरह की स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरह से बीजेपी किसी भी चुनाव में हार नहीं मानना चाहती, इसका मतलब यह है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जो कोशिशें कर रही है, इस कोशिश का बहुत बड़ा फायदा उन्हें मिल सकता है। चलिए अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार किस राजनीतिक पार्टियां ने अभी तक कितनी जो है रैलियां की हैं और किसका कितना बड़ा फायदा इनको मिलेगा। दरअसल अभी तक की मैं बात करूं तो कांग्रेस ने और बीजेपी ने लगातार ताबड़तोड़ तरीके से रैली किया। हालांकि बीजेपी की रैलियां बहुत ज्यादा हुई हैं और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत के साथ रैलियों के जरिए वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या बीजेपी की ये रैलियां बीजेपी के लिए अच्छी साबित होंगी? क्या बीजेपी को इन चुनाव में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा? हालांकि अगर मैं बात करूं तो एक समय देखिए वो हुआ करता था जब बीजेपी की लहर चलती थी और चुनाव से पहले ही यह कह दिया जाता था कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। लेकिन पहले का समय अलग था और आज का समय अलग है। आज ये कह पाना इतना आसान नहीं है कि आखिरकार किस पार्टी की जीत होगी। और जिस तरह से देश के बहुत सारे मुद्दे इस वक्त जनता के सामने हैं और जनता सवाल पूछना चाहती है, लेकिन सरकार उनकी आवाज को दबा रही है। इसका मतलब ये है कि जनता जो कोशिश कर रही है और जनता जिस तरह की स्थितियों को समझ रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जनता मोदी सरकार के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें शायद गिनवाना अगर कहा जाए तो गिनवाना ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि जनता ये सारे मुद्दे आसानी से जानती है और ये मुद्दे ऐसे हैं जो किसी से छुपे भी नहीं हैं। और आपको बता दूं, लगातार मैंने अपने कई प्रोग्राम में इन मुद्दों का जिक्र भी किया है। तो यहाँ पर अगर पूरी जानकारी मैं बताऊं, बड़ी जानकारी बताऊं तो फिलहाल स्थितियां ये हैं कि इस वक्त बीजेपी की जो स्थितियां वो फिलहाल तो ठीक नहीं चल रही और जनता बदलाव के मूड में दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए केरल की जनता की, तमिलनाडु की जनता की, या फिर अगर असम है या पश्चिम बंगाल है, तो जनता का मूड ये बता रहा है कि जनता बदलाव चाह रही है और ये बदलाव बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह से अभी तक देखने को मिला है कि बीजेपी ने केवल और केवल चुनावी वायदे किए हैं। चुनाव में वायदा करने के बाद बीजेपी उन मुद्दों को भूल गई है। सबसे बड़ी बात आप ये भी लीजिए कि साल 2014 से हमारे देश के अंदर बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। ये मेरा प्रोग्राम अगर जो युवा वर्ग हैं वो लोग देख रहे हैं, युवा वोटर्स हैं, यंगस्टर्स जो बच्चे हैं जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं वो बच्चे, या फिर कॉलेजों से पास आउट हुए हैं, तो वो बच्चे ये बात आसानी से समझ रहे होंगे कि किस तरह से जो स्थितियां हैं हमारे देश में रोजगार को लेकर वो किस तरह से है। वो युवा जनरेशन के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और वो जानते हैं क्या स्थितियां फिलहाल बनी है। किसानों को लेकर मैं बात करूं तो किसान आंदोलन कितने महीने से चल रहा है ये भी जनता को बताने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा निजीकरण का, जिस तरह से सारी चीजों का निजीकरण कर दिया गया, इसका मतलब यह है कि निजीकरण होगा, महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो आम लोगों का रहना,
जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो दिन भर की रोजी पर निर्भर रहते हैं, उनका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से जो निजीकरण किया गया है, प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया गया है, और किन कंपनियों के हवाले किया गया है ये भी जनता जानती है। तो हम यहाँ पर दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो लहर बीजेपी की पहले चला करती थी, आज वो लहर नहीं चल रही है। आज बहुत स्थितियां अलग हैं, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जनता बदलाव कर रही है। जी हाँ, बदलाव की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मैं अपने दर्शकों को उदाहरण भी दे देता हूँ। देखिए, आपको याद होगा पंजाब में जब उपचुनाव हुए थे वहां पर कांग्रेस की जीत हुई। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में जो एमसीडी के जो उपचुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी की जीत हुई। तो उदाहरण मैं अपने दर्शकों को इसलिए बताया ताकि उन्हें पता चले कि आखिरकार क्या जनता की राय है और जनता क्या सोचकर काम कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं इन चुनावों में उसकी हार ना हो जाए। अगर इन चुनाव में उसकी हार होती है तो 2024 की तस्वीर साफ हो जाएगी। जी हाँ, 2024 यानी लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है। और 2024 से पहले अगर मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर बीजेपी की हार होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2024 में भी जनता बदलाव करना चाहती है। और जनता का ये बदलाव किस ओर जाएगा और किस राजनीतिक पार्टी को नुकसान होगा, ये आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो फिलहाल मेरे पास जो रिपोर्ट सामने आई, और जब बकायदा इसमें देखने को मिला कि पीएम मोदी ने अचानक से अपनी रैलियों को बढ़ा दिया है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भी असम में देखिए बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन किया है। बंगाल की तरफ चलते हैं तो बंगाल में ममता दीदी ने जिस तरह की रणनीति बनाई है, बाकायदा प्रशांत किशोर उनके साथ खड़े हुए हैं, वो रणनीतिकार है और उनकी रणनीतियां कभी फेल साबित नहीं होती। चलिए तमिलनाडु की तरफ चल पड़ते हैं, तो तमिलनाडु में भी कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है। केरल में तो खैर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, क्योंकि केरल के वायनाड से सांसद है राहुल गांधी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी कोशिश जरूर कर रही है कि चुनाव में भारी जीत हासिल की जाए, लेकिन अगर बात की जाए तो मुश्किल से अगर जीत भी मिल जाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि भारी जीत, भारी बहुमत तब कहा जाता है, तब आता है जब जनता खुश होती है। लेकिन आज देश की जनता सरकार से खुश नहीं है। आज देश की जनता की आवाज जिस तरह से दबाई जा रही है, जिस तरह से आज देश का जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल, उस पर संकट खड़ा हो गया है कि आज लोग बोल नहीं सकते, आज लोग सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, आज किसान सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, आज नौजवान सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता, आज महिलाएं जो है वो अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल पूछा जाएगा तो सरकार जो है बड़ा एक्शन लेगी, और सरकार ने बहुत सारे एक्शन अभी तक लिए। तो ऐसे में जनता डर रही है कहीं सरकार उनके ऊपर एक्शन न ले ले। तो क्या यही लोकतंत्र है? और हमारे देश के लोकतंत्र की शायद ये तो परिभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे देश के लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, अब आप ये समझिए। हमारे देश के लोकतंत्र की परिभाषा है जहां पर लोगों की सुनी जाए, जहां पर जनता की सुनी जाए। शुरुआत से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से अगर बात की जाए तो हमारे देश में जो लोकतंत्र कायम है, और जिस तरह से जनता की आवाज बाकायदा सरकार ने भी सुनी और विपक्षी पार्टियों ने भी सुनी। लेकिन आज जो माहौल बदला है, और आज जिस तरह से देश का लोकतंत्र एक खतरे में पड़ रहा है, देश के लोगों की आवाज जो दबाई जा रही है और सच सामने नहीं आने दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सरकार अब हिटलरपन पर उतारू हो गई है। सरकार जो है वो सख्त रवैया अपना रही है, और शायद ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सरकार जनता की परेशानियों को दूर करे, लेकिन सरकार जनता की परेशानी को दूर नहीं कर रही, सरकार जनता की परेशानियों को बढ़ा ही रही है, चाहे किसी भी तरीके से हो। महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आपको पता ही है। और अगर बात की जाए हमारे देश में जिस तरह से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो फिलहाल सरकार के सामने है, लेकिन सरकार उन्हें दरकिनार कर रही है। यानी कि सरकार ये चाहती है कि जो जनता है, जो युवा है, जो यंग जनरेशन्स के लोग हैं, वो रोजगार ना करके वो कुछ अलग ही नीति पर चले। और ये सारी नीतियां बताती हैं कि सरकार का मकसद क्या है और किस तरह से अब जनता भी
सरकार बदलने की कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।